सोचिए, एक माँ पुलिस को फोन करती है। हाँ। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, वो घबराई हुई है और वो बताती है कि उसके 2 टीनेज बेटे घर से निकल गए हैं। और वो भी हथियार लेकर। बिल्कुल, वे उसकी कार ले गए हैं, अपने साथ कई भारी हथियार ले गए हैं और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उन्होंने पूरी तरह से सैन्य छलावरण मतलब कैमोफ्लैज पहन रखा है। जो कि एक बहुत ही भयानक संकेत है। हाँ, और सिर्फ 2 घंटे बाद गोलियों की गूंज से एक पूरा इलाका दहल उठता है, एक रक्षक अपनी जान गंवा देता है और एक समुदाय हमेशा के लिए बदल जाता है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम केवल सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में हुई इस भयानक घटना की कोई लिस्ट या सूची नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद कुछ और है। कैसे एक टल सकने वाली चेतावनी मतलब एक वार्निंग एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाती है और कैसे अराजकता के बीच एक व्यक्ति का फैसला सैकड़ों लोगों की कहानी बदल सकता है। ये वास्तव में एक ऐसा घटनाक्रम है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, हाँ, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो लोग उस पल को जी रहे होते हैं ना, उनके लिए हर सेकंड अनिश्चितता से भरा होता है। और इस पूरी कहानी की सबसे जटिल और कह सकते हैं कि दर्दनाक शुरुआत उस पहली फोन कॉल से होती है, जो हमले से लगभग 2 घंटे पहले की गई थी ना। हाँ बिल्कुल। उस कॉल के विवरण ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कैसे? मतलब 17 और 18 साल के 2 लड़के हथियार लेकर निकलते हैं। लेकिन जो बात इस मामले को एक साधारण लापता व्यक्ति की रिपोर्ट से अलग करती है, वो है उनका पहनावा। हाँ, वो कैमोफ्लेज। बिल्कुल, कैमोफ्लेज पहनना। मुझे ये समझना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मतलब कोई साधारण इंसान अगर परेशान है तो वो बस घर से निकल जाता है, लेकिन ये मिलिट्री गियर पहनना, ये क्या दर्शाता है? ये मनोविज्ञान और पुलिस की सामरिक समझ दोनों के नजरिए से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा। हाँ ना, जब किसी व्यक्ति के मन में केवल आत्महत्या का विचार होता है ना, तो उसके कृत्य में एक तरह की निराशा होती है, एक आत्मसमर्पण होता है। वो बस हार मान चुका होता है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई कैमोफ्लेज पहनता है, वो टैक्टिकल गियर पहनता है, तो मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी होती है। मतलब वो तैयारी कर रहा है। हाँ, वो व्यक्ति अब केवल अपना जीवन समाप्त करने नहीं जा रहा है, वो एक मिशन पर जा रहा है। बाप रे। और पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहिल ने जब स्थिति का आकलन किया, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये एक आक्रामक कदम है। ये केवल अवसाद या डिप्रेशन का परिणाम नहीं है। और ये बात और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है उस नोट से जो उस माँ को मिला था। हाँ, वो नोट बहुत अहम था। स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उस नोट में सामान्यकृत हेट्रेड मतलब जनरलाइज्ड हेट्रेड भरी हुई थी। बिल्कुल। लेकिन और यहीं पर पूरी स्थिति एक डरावने सपने में बदल जाती है। उस नोट में मस्जिद का या किसी भी विशिष्ट स्थान का कोई जिक्र ही नहीं था। सही बात है। और यही वो क्षण है जब समय पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ। देखिए, आपके पास ये जानकारी तो है कि 2 हथियारबंद घृणा से भरे हुए युवा एक मिशन पर निकले हैं। लेकिन वो मिशन है कहाँ? ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे एक फायर अलार्म पूरे शहर के लिए बज रहा हो। बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब आपको सायरन की तेज आवाज सुनाई दे रहे हैं, आप जानते हैं कि आग लगी है और वो बहुत भयानक है, पर आग कहाँ है ये नहीं पता। बिल्कुल, शहर के किस इमारत से धुआं उठ रहा है इसका कोई सुराग ही नहीं है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि पुलिस ने उन 2 घंटों में क्या किया होगा। वो सच में एक लॉजिस्टिक और टैक्टिकल नाइटमेयर होता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो स्थानीय हाई स्कूल गए जहां उनमें से एक किशोर पढ़ता था। वे उस शॉपिंग मॉल भी गए जहां कार को ट्रैक किया गया था। वो हर मुमकिन जगह ढूंढ रहे थे। मतलब वे सचमुच अंधेरे में तीर चला रहे थे, हर उस जगह को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे जो एक संभावित लक्ष्य हो सकती थी। क्योंकि पुलिस एक साथ हर जगह तो नहीं हो सकती ना। हाँ, वो तो असंभव है। जब तक उन्हें कोई पुख्ता सुराग मिलता, जब तक वे माँ से लगातार बात करके कुछ और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो अस्पष्ट खतरा एक वास्तविक और खौफनाक जगह पे पहुंच गया। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11:43 सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद। जब तक पहली पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है, इमारत के सामने 3 लोगों को गोली मारी जा चुकी होती है। ये बहुत ही दुखद पल था। बहुत ज्यादा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई संभल ही नहीं पाया। लेकिन
उन 3 पीड़ितों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस दिन की पूरी कहानी को एक बहुत बड़े नरसंहार में बदलने से रोक दिया। बिल्कुल, वो मस्जिद का सुरक्षा गार्ड। हाँ, और देखिए जब हम ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं ना तो अक्सर हमारा पूरा ध्यान हमलावरों की मानसिकता पर ही केंद्रित हो जाता है। हाँ, हम बस उन्हीं के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें उस रक्षक के मनोविज्ञान को भी समझना होगा। एक हमलावर महीनों तक तैयारी करता है, वो मानसिक रूप से उस पल के लिए तैयार होता है। सही बात है। लेकिन एक सुरक्षा गार्ड, वो तो बस अपनी ड्यूटी पर था। बिल्कुल, वो बस अपने रोजमर्रा के काम पर आया था। उसके लिए वो एक बिल्कुल सामान्य दिन था। और यही बात सबसे ज्यादा विचलित करती है और साथ ही मन में बहुत गहरा सम्मान भी पैदा करती है। कैसे? देखिए, मानव स्वभाव के अनुसार जब अचानक गोलियां चलती हैं तो हमारा जो विकासवादी तंत्र है, इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, वो हमें फाइट या फ्लाइट मोड में ले जाता है। यानी लड़ो या भागो। हाँ, शरीर का पहला प्राइमल निर्देश यही होता है कि खतरे से दूर भागो, खुद को बचाओ। बिल्कुल। लेकिन उस गार्ड ने उसने अपनी उस आदिम वृत्ति को दबा दिया। वो भागा नहीं? नहीं, अधिकारियों का कहना है कि उसने भागने के बजाय खतरे की ओर कदम बढ़ाया। पुलिस प्रमुख स्कॉट वहाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कहना उचित होगा कि उनके कार्य वीरतापूर्ण थे। निस्संदेह उन्होंने आज कई जानें बचाईं। और ये सिर्फ एक भावुक बयान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ठोस सामरिक कारण है। अच्छा, वो क्या? देखिए, इस तरह के एक्टिव शूटर मामलों में हमलावरों का मुख्य हथियार उनकी बंदूक नहीं होती। तो फिर क्या होता है? उनका मुख्य हथियार होता है मोमेंटम और सरप्राइज। मतलब गति और आश्चर्य। हाँ, वे चाहते हैं कि वो तेजी से अंदर घुसें और बिना किसी प्रतिरोध के अधिकतम नुकसान पहुंचाएं, ताकि कोई उन्हें रोक ना सके। बिल्कुल। लेकिन जब वो सुरक्षा गार्ड उनके सामने आ गया ना, तो उनका वो मोमेंटम टूट गया। तो एक तरह से उस गार्ड ने अपनी जान देकर वो कीमती सेकंड खरीदे। हाँ, जिसने हमलावरों की योजना को बाधित कर दिया और उन्हें मस्जिद के मुख्य हिस्से में घुसने से रोक दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस एक अप्रत्याशित प्रतिरोध ने पूरी स्थिति की गतिशीलता को बदल दिया। वो घबरा गए होंगे। हाँ, हमलावर शायद घबरा गए, उनका ध्यान भटक गया और वे अंदर जाने के बजाय बाहर ही उलझ गए। बाप रे! अगर वो गार्ड वहां नहीं होता या वो छिप जाता तो वे दोनों किशोर सीधे मुख्य हॉल में प्रवेश कर जाते। हाँ, सीधे मुख्य हॉल में प्रवेश कर जाते। और मुख्य हॉल के अंदर, या यूं कहें कि उस पूरे परिसर के अंदर जो चल रहा था, वो इस घटना का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पहलू है। बहुत ही ज्यादा। बाहर गोलियां चल चुकी थीं। पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, उन्हें बाहर शव मिलते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वे वहां रुके नहीं, वो बिल्कुल नहीं रुके। वे घायलों के पास रुकने के बजाय सीधे मस्जिद के अंदर भागे। उन्होंने बिना कोई गोली चलाए अंदर प्रवेश किया और एक्टिव शूटर प्रोटोकॉल के तहत कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। यहाँ ये जो एक्टिव शूटर प्रोटोकॉल है ना, इसके तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्या होता है? देखिए, कोलंबाइन जैसी पुरानी त्रासदियों से पहले पुलिस बाहर एक घेरा या पेरीमीटर बनाती थी और स्पेशल फोर्सेस का इंतजार करती थी, ताकि वो सुरक्षित रहें। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह नया प्रोटोकॉल पुलिस अधिकारियों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद क्रूर है। वो क्यों? क्योंकि इसका सीधा नियम है, खतरे के स्रोत को खत्म करो। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी अंदर जाता है और फर्श पर कोई घायल व्यक्ति मदद के लिए तड़प रहा है, बाप रे, तो भी अधिकारी को उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना होता है जब तक कि शूटर बेअसर ना हो जाए। ये एक ऐसा फैसला है जो इंसानियत के हर उसूल के खिलाफ लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन व्यापक तबाही रोकने के लिए ये जरूरी भी है। बिल्कुल। ये सुनना ही इतना खौफनाक है। मतलब अंदर घुसना, ये न जानना कि कोई किस कोने में स्वचालित हथियारों के साथ छिपा बैठा है। और इस मामले में ये तनाव 1000 गुना ज्यादा था, क्योंकि इस्लामिक सेंटर परिसर में अल रशीद स्कूल भी चलता है। हाँ, वो सबसे नाजुक हिस्सा था। वहाँ धर्म और भाषा की कक्षाएं हो रही थीं, वहाँ बच्चे थे। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो किसी के भी दिमाग को सुन कर सकता है। बिल्कुल। एक तरफ बाहर पूर्ण क्रूरता, बिल्कुल, और हथियारों का नंगा नाच चल रहा है, और दूसरी तरफ
अंदर मासूमियत है। मुझे स्रोत सामग्री में उल्लिखित उस मतलब जो एरियल फुटेज था, उसकी दृश्य ने सचमुच भावुक कर दिया। हाँ, वो दृश्य बहुत ही मार्मिक था। जब पुलिस कमरों को क्लियर कर रही थी, तब वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटे-छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कार पार्क से सुरक्षित बाहर निकाले जा रहे हैं। वो छोटे हाथ जो शायद ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके आसपास क्या तबाही मची है। ये दृश्य क्रूरता और मासूमियत का इतना तीखा टकराव है कि इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और देखिए, अराजकता केवल उस इमारत तक सीमित नहीं थी। नहीं। जब पुलिस अंदर बच्चों को निकाल रही थी और कमरों की तलाशी ले रही थी, तभी स्थिति ने एक और अजीबोगरीब और अप्रत्याशित मोड़ लिया। हाँ, वो दूसरी घटना। बिल्कुल। मस्जिद से कुछ ब्लॉक दूर एक और गोलीबारी की रिपोर्ट सामने आती है। हाँ, और ये हिस्सा सच में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की खराब स्क्रिप्ट हो। बिल्कुल। लेकिन ये असल जिंदगी थी। भागते हुए उन दोनों संदिग्धों ने अपनी कार से एक लैंडस्केपर, मतलब एक माली या भूदृश्यकर्मी, उस पर गोलियां चला दी। लेकिन यहाँ जो हुआ वो भौतिकी और किस्मत का एक ऐसा खेल है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। वो हेलमेट वाली बात। हाँ, वो लैंडस्केपर पूरी तरह सुरक्षित बच गया क्योंकि माना जा रहा है कि गोली उसके हार्ड हैट यानी प्लास्टिक के सुरक्षा हेलमेट से टकराकर छिटक गई। ये सच में एक चमत्कार जैसा है। मतलब एक तरफ स्कूल के बच्चों का वो मार्मिक दृश्य जहां कई जानें दांव पर थीं, और दूसरी तरफ एक साधारण सा हार्ड हैट जो जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार बन गया। ये सब कितना बेतरतीब है। यही तो अत्यधिक हिंसक घटनाओं की प्रकृति है। देखिए, जब हमलावरों की मूल योजना, जो मस्जिद में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की थी, वो योजना जब सुरक्षा गार्ड के कारण विफल हो जाती है, तो वे नियंत्रण खो बैठते हैं। वो पैनिक कर जाते हैं। बिल्कुल। वे तार्किक रूप से नहीं सोच रहे होते हैं, वो बस अंधाधुंध हिंसा पर उतर आते हैं। जो भी सामने आए उस पर हमला। हाँ, और ऐसे पलों में जीवित रहना या मारे जाना अक्सर किसी बड़ी योजना का हिस्सा नहीं होता। तो किस पर निर्भर करता है? ये मिलीमीटर और सेकंड के अंशों पर निर्भर करता है। उस लैंडस्केपर के हेलमेट का कोण, गोली की दिशा, ये सब शुद्ध अराजकता के बीच एक संयोग था जिसने उसकी जान बचा ली। और इस अंधाधुंध हिंसा का अंत भी उतना ही बेतरतीब था। हाँ। पुलिस को कुछ दूरी पर एक वाहन में दोनों संदिग्ध मृत मिले। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। वो उनका आखिरी कदम था। हाँ, खतरा टल गया था। सायरन की आवाजें अंततः शांत होने लगी थी। लेकिन जैसे ही धूल बैठती है, एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल खड़ा हो जाता है कि ये सब क्यों हुआ? बिल्कुल, क्यों? और यही सवाल हमें इस जांच की वर्तमान दिशा और FBI की भागीदारी की ओर ले जाता है। देखिए, इस घटना के तुरंत बाद FBI ने इसे अपने हाथ में लिया और इसे एक संदिग्ध घृणा अपराध यानी हेट क्राइम के रूप में जांचना शुरू किया। रुको। हाँ, मुझे यहाँ कुछ उलझन है। मुझे इस निष्कर्ष पर थोड़ी चुनौती देने दें। बिल्कुल, पूछिए। हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी कि उस माँ को जो नोट मिला था, उसमें सामान्यवादी घृणा तो थी, लेकिन उसमें मस्जिद का या इस विशिष्ट समुदाय का कोई जिक्र ही नहीं था। सही बात है, नहीं था। तो जब हमलावर मर चुके हैं, उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती, तो सिर्फ इस आधार पर कि हमला एक मस्जिद के बाहर हुआ, FBI इसे सीधे लक्षित घृणा अपराध कैसे मान सकती है? क्या ये सिर्फ एक यादृच्छिक, मतलब रैंडम हमला नहीं हो सकता था जो नियंत्रण खोने के बाद हुआ? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ। और इसे समझने के लिए हमें परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उनके काम करने के तरीके को देखना होगा। अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? मुझे इसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के एक उदाहरण से समझाने दें। ग्रेविटी। हाँ, देखिए, हम गुरुत्वाकर्षण को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन जब हम देखते हैं कि अनगिनत चीजें एक विशेष केंद्र की ओर खिंची जा रही हैं, तो हम गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व और उसकी दिशा को निर्विवाद रूप से साबित कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हम उन किशोरों के दिमाग के अंदर की नफरत को सीधे तौर पर नहीं देख सकते, बिल्कुल, लेकिन हम उनके कार्यों को एक केंद्र की ओर खिंचते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल सही। हम उनके सटीक विचारों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन साक्ष्यों के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकते हैं। देखिए, पहला साक्ष्य कैमोफ्लाज पहनने की जानबूझकर की गई तैयारी। हाँ। दूसरा साक्ष्य नोट में मौजूद स्पष्ट घृणा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, उन्होंने लक्ष्य क्या चुना। हाँ, वो कहाँ गए?
वे किसी गैस स्टेशन पर नहीं गए, वे किसी खाली चौराहे पर नहीं गए, वे सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद पर गए। जब आप इन तीनों चीजों को मिलाते हैं तो भले ही नोट में जगह का नाम ना हो, सारे साक्ष्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं। तो कानून इसे कैसे देखता है? कानून की नजर में लक्ष्य का ये चुनाव अपने आप में उस छिपी हुई घृणा का प्रकटीकरण है। अच्छा, तो ये सिर्फ कड़ियों को जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि वो कड़ियां किस दिशा में इशारा कर रही हैं। बिल्कुल सही। और इसी के आधार पर एजेंसियां अब उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स, इंटरनेट हिस्ट्री और उन दोनों लड़कों के बीच हुई बातचीत को गहराई से खंगाल रही हैं, ताकि उस गुरुत्वाकर्षण के असली स्रोत का पता लगाया जा सके। सही कहा। हाँ, और जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि वो सम्मानीकृत घृणा रातों रात एक विशिष्ट लक्ष्य तक कैसे पहुंच गई, और ये एक लंबी प्रक्रिया होने वाली है। इस पूरी घटना पर नजर डालते हुए ये साफ हो जाता है कि त्रासदियों का कोई सीधा गणित नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि कैसे 2 घंटे पहले बजा एक फायर अलार्म अधिकारियों को सही इमारत तक नहीं पहुंचा सका। हमने उस सुरक्षा गार्ड की अकल्पनीय बहादुरी को देखा, जिसने एक पूरे स्कूल और समुदाय के सामने ढाल बनकर इतिहास को और काला होने से बचा लिया। हाँ, वो सच में एक हीरो था। और हमने ये भी देखा कि कैसे मौत और जिंदगी के बीच का फासला एक प्लास्टिक के हार्ड हेड जितना बारीक हो सकता है। ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम सुरक्षा और मानवीय प्रतिक्रिया के बीच के जटिल संबंधों को समझें। लेकिन इन सब के बीच स्रोत सामग्री में एक ऐसा पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। वो क्या? एक ऐसा सच जिस पर बहुत कम बात होती है। देखिए, हम अक्सर कट्टरपंथ या घृणा को एक बाहरी दुश्मन के रूप में देखते हैं। हमें लगता है वो कहीं बाहर से आया। बिल्कुल, जैसे वो इंटरनेट की किसी अंधेरे कोने से आता है। लेकिन जरा एक पल के लिए उस माँ के बारे में सोचिए। वो फोन कॉल, हाँ, वो कोई साधारण फोन कॉल नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब एक माँ फोन का रिसीवर उठाती है, पुलिस का नंबर डायल करती है और उन्हें बताती है कि उसके अपने ही बच्चे हथियार लेकर निकले हैं, वो जानती है कि वो अपने ही खून को, अपने ही बेटों को कानून और संभवतः मौत के हवाले कर रही है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। ये जानते हुए भी कि ये सही कदम है, उस मनोवैज्ञानिक बोझ की कल्पना कोई कैसे कर सकता है? वो सच में अकल्पनीय है। उस माँ ने वो अकल्पनीय साहस दिखाया। उसने सैकड़ों अजनबियों की जान बचाने के लिए अपने खुद के परिवार को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। घृणा कहीं बाहर आसमान से नहीं टपकती। नहीं। कई बार ये हमारे अपने घरों में बंद कमरों के भीतर धीरे धीरे पनपती है। एक समाज के रूप में क्या हम कभी उन परिवारों को पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो ये देख लेते हैं कि उनके अपनों में कुछ भयानक रूप ले रहा है? ये सोचने वाली बात है। जो परिवार अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़े होने का वो अकल्पनीय हृदय विदारक साहस दिखाते हैं, उनके इस दर्द और उनके इस बलिदान का हिसाब ये समाज कैसे रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के शांत होने के बाद भी हमारे कानों में गूंजता रहेगा।